अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक स्पेशल और मैं हूं राशिद अकरम। नाजरीन, आज एक स्पेशल में हम बात करेंगे दो अहम मौज़ूआत पर जिनमें इस वक्त आलमी मंजरनामा तेज़ी से बदल रहा है। एशियाई ममालिक इस वक्त अमरीका और यूरोप के मुकाबले में खड़े दिखाई देते हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी इस वक्त जारी है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चीन का सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। अपने दौरे चीन के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने SCO के 25वें सरबराही इजलास में शिरकत के अलावा अहम मुलाकातें भी की हैं, जबकि इस दौरे के दौरान पाकिस्तान और इलेक्ट्रिक, चीन ने ज़राअत, सेहत, शमसी तवानाई, व्हीकल्स, आयरन और केमिकल और दीगर जो पेट्रोकेमिकल मामलात हैं, स्टील समेत दीगर मामलात पर भी दस्तखत किए हैं और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के फ़रोग और सरमायाकारी के लिए तकरीबन 8 अरब 50 करोड़ डॉलर मालियत के 21 मुश्तरका मंसूबों और मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इन मुआहिदों को पाक चीन इक़्तिसादी तरक्की के लॉन्ग मार्च का नाम दिया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक ये लॉन्ग मार्च बीजिंग से शुरू होकर इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर होगा। उधर बात पाक चीन ताल्लुकात तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इस वक्त एशियाई ब्लॉक में पाकिस्तान की अहमियत भी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान अमेरिका की आंख का तारा बन चुका है, जबकि चीन के साथ रिश्ता भी मजीद गहरा हो चुका है। इसी तरह इस्लामाबाद और मॉस्को के दरमियान भी ताल्लुकात में वुसअत आ चुकी है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात और बदलते आलमी मंजरनामे के बाद कई सवालात पैदा होते दिखाई देते हैं। सवाल ये भी है कि SCO इजलास के बाद अमेरिका की जानिब से मेंबर ममालिक के खिलाफ बयान पाकिस्तान पर क्या असर मुरतब करेगा। सवाल तो ये भी बनता है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात में इंडिया किस कदर अहम हो सकता है। क्या इंडिया की मौजूदगी ताल्लुकात को मुतासर करेगी। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान की रूस और चीन से कुर्बत पाक अमेरिका ताल्लुकात को किस हद तक मुतासर कर सकती है। क्या अमेरिकी सदर का पाकिस्तान बारे नरम रवैया जो है वो बदल सकता है। इस मौजू पर अहम अपने पैनल से गुफ्तगू भी हम करेंगे, जबकि दूसरी तरफ मुल्क के अंदरूनी मामलात भी काफ़ी हद तक परेशान कुन दिखाई देते हैं। सैलाब ने पाकिस्तान के सूबा पंजाब को शदीद मुतासर किया है, जबकि इसका रुख तेज़ी से सिंध की जानिब बढ़ रहा है। यहाँ तमाम बिखरे दरिया पंजरत के मकाम पर सिंध से मिलेंगे। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल हर आने वाले दिन के साथ खतरनाक होती दिखाई देती है। आज पंजाब के दरियाओं का पानी पंजरत पहुँचने का इम्कान है, जबकि अगले 2 रोज़ में ये रेला गुदू बिराज पहुंच जाएगा, जिससे सिंध के भी शदीद मुतासर होने का खदशा भी है। लेकिन आज ही भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया, जिससे कई डैम टूट चुके हैं, जबकि मुतादिद इलाकों में सैलाब की शिद्दत में इजाफा भी हुआ है। यही नहीं बल्कि कल से मुल्क में मानसून का 10वां स्पेल शुरू होने का इम्कान भी जाहिर किया गया है, यानी मजीद बारिशें होंगी, मजीद पानी, मजीद खतरात। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मेहमानों का आपसे तारुफ करवाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ शहला रजा साहिबा होंगी, जबकि नून लीग से खिलदास को हसानी साहब होंगे, जबकि दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। अब ब्रिगेडियर साहब की तरफ आऊंगा और इसी हवाले से बात करूंगा। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से हमने देखा चीन ने दुनिया को दिखाया कि वो अब ना सिर्फ मुआशी ताकत है, बल्कि वो मिलिट्री के हिसाब से भी अपना लोहा मनवाना जानता है। पाकिस्तान ने उनका वेपन जो है वो इस्तेमाल किया, दुनिया को दिखाया, और दूसरी जानिब भारत भी वहां पर मौजूद था। तो इस वक्त आपको क्या लगता है कि ये जो एक मल्टीपोलर अलाय बन रहा है, ये किस तरफ जा सकता है? देखिए, इसमें 2-3 बातें बड़ी अहम है। चाइना ने बहुत ही अच्छी एक रेट जो की है, जापान के जब शिकस्त हुई थी उसके बाद से जो उन्होंने दिखाया है, उसमें उन्होंने 2-3 बातें शो की। एक तो प्लेट बहुत अच्छी थी, डिसिप्लिन, प्लानिंग उन्होंने दिखाई, और उसके बाद अपने वेपन सिस्टम दिखाए हैं कि उनके पास किस किस्म के कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वेपन है और उनकी कैपेबिलिटी कितनी है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हैं, 15,000 किलोमीटर तक वो आसानी से कैरी कर सकते हैं कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वेपन्स को, और अपने ये वहाँ जाके नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेकेंड, लेकिन उन्होंने एक बड़ी क्लियर बात, वो बार बार ये बात करते हैं कि देखें, दे डोंट हैव एनी एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स। वो इकोनॉमिक तरक्की कर रहे हैं और अभी भी यही चाहते हैं। दे डोंट गो इन कॉन्फ्लिक्ट्स। इंडिया से तो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से वो कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाती हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा हांगकांग भी इतने इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गए कि खुद ब खुद हांगकांग उनके पास आके उनको मिल गया। लाइकवाइज वो उनका बिलीव ये कि इकोनॉमिक तरक्की करें और इतनी करें कि लोग आपको इकोनॉमिक करें। देखिए, अमेरिका ने क्या गलतियां की हैं। अमेरिका ने वियतनाम वॉर में अपने आप को ड्रेन आउट किया, फिर सीरिया, फिर अफगानिस्तान भी और दीगर ममालिक, लीबिया, इराक, अफगानिस्तान, दे हैव ड्रेन्ड आउट देयर रिसोर्सेज। लेकिन इस पूरे दौरान में चाइना ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, सिर्फ इकोनॉमिक तरक्की करी है। और आपके सामने वो आप
अमेरिकन मार्केट को भी कंट्रोल करते हैं, यूरोपियन मार्केट को भी करते हैं, दुनिया की हर मार्केट में वो अवेलेबल है। तो वो एक्सपेक्टेशन रहेंगे। अभी भी उनको यकीन है कि अल्टीमेटली ताइवान भी किसी दिन उनके पास इसी तरह उनको मिलेगा, इतनी स्ट्रॉन्ग पावर हो जाएंगे। साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि नोबडी शुड लुक विद बैड आइज टुवर्ड चाइना। चाइना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर और उसका एक पाकिस्तान ने भी मैनिफेस्ट दिखा दिया जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान में हमला किया और चाइनीज जो एयरक्राफ्ट से चाइनीज वेपन हुकूमत ने हमने जो इंडिया का हाल किया वो आई थिंक दुनिया को पता चल गया कि व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर हो, टेक्नोलॉजी हो या एयरक्राफ्ट हो या हमारे अपने मिसाइल जो इंडिजिनस हैं, इट इज मैन बिहाइंड द गन। आपका ट्रेंड सोल्जर, ट्रेंड पायलट विद जज्बा ईमानी और शहादत और ट्रेनिंग ऑपरेशन रेडीनेस, ये फोर्स मल्टीप्लायर है जो इंडिया के पास नहीं है। इससे मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंडिया अमेरिकन को जो अभी आपके सामने कुछ बात की जा रही है कि ये ब्लॉक बन रहे हैं, दे सेड के हमारा यहाँ कोई डिजाइन नहीं, जो जेनेवा के कानून है, जो इंटरनेशनल कवानीन है, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, वी विल अबाइड बाय ऑल दोज। ये भी इसमें उन्होंने कहा। तो लेकिन सर इससे ये नहीं होगा कि जब अमेरिका ने कहा है कि अगर ये ममालिक जो हैं ये अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर पाकिस्तान भी मौजूद था और सेम टाइम पर जो भारत है वो भी वहां पर मौजूद था, तो फिर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के हवाले से रवैया तब्दील होगा? बिल्कुल तब्दील नहीं होगा, इसलिए कि पाकिस्तान साजिश में क्या तब्दील होगा? एक चाइना और रशिया आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इनवाइटेड एंड दे गॉन, इंडिया वाज इनवाइटेड, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। और वैसे भी अमेरिकन दे डोंट हैव एन ऑब्जेक्शन एज लॉन्ग एज कि हम उनसे अपने ताल्लुकात रखते हैं। हर मुल्क का राइट है। चाइना इज आवर आयरन ब्रदर्स, इस पे कोई डाउट नहीं। दुनिया नाराज होती है, हो जाए, जो पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप है इस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और ये हमने अमेरिका को पता है। बट वी हैव अ राइट टू मेंटेन आवर बेस्ट रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। अमेरिका से हमें बहुत बड़ी पावर है, ये हमारा बहुत उनके साथ टेक्सटाइल का बिजनेस है, कभी हमारे साथ बहुत से ताल्लुकात हैं। सो वी हैव टू एंगेज, मेन एंगेज विद देम, उनसे बिजनेस भी करने हैं, उनसे अपने काफी ज्यादा आपने देखा भी चीफ आर्मी साहब फील्ड मार्शल आसिम ने 2 दफा गए, कैसे उनको रिसेप्शन मिला, कैसे तारीफ की गई, उनकी बातें मानी गई, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि वाकई इंडिया जो है वो पाकिस्तान में इनको सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, ये अपनी प्रॉक्सीज को लाइक BLA, BNF, उसके बाद मजीद ब्रिगेड, फौजियों को कर रहे हैं, TTP को। तो उन्होंने एज ए फर्स्ट स्टेप उन्होंने एक ठक करके उन्होंने BLA को और मजीद ब्रिगेड को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इससे इंडिया के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है, बिकॉज दे नो कि ये उनकी प्रॉक्सीज हैं। और इंडिया को फिर सेकंड स्टेप पे ये कि ईरान ने इंडिया पर निकाल दिया अपने एरिया से। वहां भी जो ये ट्रेनिंग देते थे चाबहार में BLA को, BLF को, मजीद ब्रिगेड को, वो भी खत्म हो गया। तो वेस्ट से हमारी अभी बहुत सेफ हो गया। नाउ इट इज मोर इजी। ठीक है, फिर अफगानिस्तान में हमारी ये काफी फर्क पड़ गया, काफी फर्क पड़ गया। शाला साहब आपकी तरफ आऊंगा। 8.50 अरब डॉलर का मुआहदे किए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चाइना के अंदर, और वहां पर जिस तरीके से उन्होंने अपना SCO समिट के अंदर खिताब किया, भारत को भी बताया और नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कुछ ममालिक जो हैं दहशतगर्दी को जो है सियासी तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इस दौरे के हवाले से कहेंगी, क्या कहेंगी, ये कैसा दौरा रहा है? मैं समझती हूँ कि ये एक कामयाब है, बेहतरीन डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया गया। और देखिए पाकिस्तान ने जो है ना अपने आप को मनवाया है। पाकिस्तान ने ये दिखाया है कि मुसलसल दहशतगर्दी का शिकार होने के बावजूद हमने कभी दहशतगर्दों से कंप्रोमाइज नहीं किया। हमारे रोजाना की बुनियाद पर हमारे जो नौजवान है वो शहीद हो रहे हैं, हमारे शहरी शहीद हो रहे हैं। अभी कोयटा में भी इतना बड़ी दहशतगर्दी हुई, तो हमने ये दिखाया है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ जब हम दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम पीस लवर हैं। हमने ये भी दिखा दिया कि अगर हमारे ऊपर जारियत हमारा पड़ोस का मुल्क करेगा तो हमने सब्र से काम लिया, सब्र से साथ लेते हुए फिर जब हमने अपना राइट इस्तेमाल किया तो हमने ये दिखा दिया कि हम जंगी जुनून में मुब्तला तो नहीं है, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई जारियत रखता है तो हम उसको भरपूर जवाब दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक हमारा मिसाक हुआ था कि एक रियासत पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम से माहिदा करके पीछे हट गई है, दोस्त ममालिक भी पीछे हट गए थे, लेकिन हमने
उन माहिदों को भी बेहतर किया और हमने ट्रेड की तरफ ज्यादा तवज्जो की। और आज दुनिया हमारी ये चीजें देखकर किस तरह से मुख्तलिफ मौकों पे जो है सिफारतकारी हुई, हमसे ट्रेड की तरफ बढ़ रही है। और रही बात चाइना की, तो चाइना तो फिर हम कहते हैं कि हिमालय से ऊंची जो दोस्ती है वो हम कर रहे हैं। और चाइना ने देखा है, और हमारे मुल्क में चाइना की कुर्बानी भी है कि चाइना के लोग भी हमारे मुल्क में दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि हमने किसी भी लम्हे पीछे नहीं हटे। तो आज जब हम ये बात कर रहे हैं, तो देखिए लीडर्स जो होते हैं ना, वो 3 और 4 साल की लेकिन प्लानिंग नहीं आपको नहीं लगता कि इस दौरान जो है तवाज़ुन बरकरार रखना, एक तरफ अमेरिका है वो दुनिया को आंखें दिखा रहा है, दूसरी जानिब हम हिमालय से ऊंची दोस्ती की बात कर रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जब वो अपने अंदरूनी मसाइल का शिकार भी है, वो अपनी मईशत को मजबूत करने की कोशिश भी कर रहा है? देखिए, हमने कहा है कि हमने अपने आप को मनवाया है। इतने अरसे से हमारे ऊपर दहशतगर्दी मुसल्लत है, लेकिन हमने उस मुल्क को भी मजा चखाया है जिसको अपने बड़े होने का दावा था, और हमने अपने माहिदों को सीधा किया है जो हमारे ऊपर मसाइल आए थे। तो आज हम जब खड़े हुए हैं तो अपने कदर, अपनी ताकत और अपनी हिम्मत पे खड़े हुए हैं, और हर मुल्क का ये राइट है कि वो अपने मुल्क के मफाद के लिए किससे क्या चीज डील करना चाह रहा है। तो हमने जो है एज बैगर अपने आप को नहीं मनवाया है, हमने ये बताया है कि हमें पोटेंशियल। और चाइना के साथ जो हमारा सी पैक आसिफ अली जरदारी साहब के जमाने में साइन हुआ और फिर नवाज शरीफ साहब के जमाने में एग्जीक्यूट हुआ, तो ये विजन था लीडर्स का कि उन्होंने आइंदा आने वाले सालों का सोचा और उसको ऊपर एग्जीक्यूट किया गया। कुछ अरसे के लिए चाइना भी नाराज हुआ, 3 साल 8 महीने जो है वो जिस तरह से सी पैक को बैक किया गया या पैक कर दिया गया, लेकिन आज दोबारा से सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहता है। और अभी 3 साल पहले जो हम क्लाइमेट चेंज का शिकार हुए थे, उसमें भी हम बहादुरी से आगे बढ़ रहे हैं। और इस वक्त भी जो हमारे ऊपर आफात है, तो इसको भी हम संभाल रहे हैं। इन मुश्किल हालात में वजीर आजम को ये मालूम है कि मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस सूरत-ए-हाल को समझती हैं और वो मुल्क के मफाद के लिए आगे बढ़ेंगे। किरदार अदा करेंगे। ठीक है शाले साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपको नहीं लगता कि जो एक मिथ बनी हुई थी वॉशिंगटन टिल्ट के हवाले से, जहां पर आजकल जो अमरीकी सदर हैं वो पाकिस्तान के गीत भी गाते हैं और तारीफें भी करते हैं, टैरिफ में भी कमी हुई, और दूसरी जानिब हमारा जो है चाइना के साथ एक ताल्लुक आयरन ब्रदर वाली बात, तो आपको नहीं लगता कि ये जो तवाज़ुन है ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर शर्तें जो है अमेरिका रखता है, और आपको पता है कि ट्रंप हमेशा अपना ट्रंप कार्ड इस्तेमाल करता है? देखिए, पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान मिलिट्री वो ये बैलेंस मेंटेन करने की आती है। आप देख लें 79 में अफगान वॉर में क्या हुआ, जब रशियन थे, वी वर वेरी क्लोज टू चाइना, ये अमेरिका, बट चाइना से हमारे ताल्लुकात उसी तरह रहे। उसके बाद जब मुझे उसामा बिन लादेन का इशू हुआ है 9/11 के बाद, तो वेरी डार्लिंग टू अमेरिका, लेकिन चाइना ने हमारे, लेकिन सर उस दौरान हम पर इल्जाम भी तो लगते रहे ना कि दोगली पॉलिसी की बात कर रहा है और फिर ये सारे के डबल गेम। ठीक है, लेकिन अभी भी हमने उनको बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान, अभी जो हमने इंडिया के साथ जो हमको उनका मुंह काला किया है, जो J-10 ने और J-17 ने और फिर PL-15 ने जो इंडिया के साथ किया है, अमेरिका को नहीं पता ये सारे वेपन इक्विपमेंट कहाँ से आए। सो दे नो इट के चाइना से हमारी रिलेशनशिप ऐसी है जो अनएंडिंग है, आयरन ब्रदर्स जो हम कहते हैं। इसलिए अमेरिका अंडरस्टैंड भी करता है, और पाकिस्तान, आई एम श्योर चीफ ऑफ मिनिस्टर जब भी फील्ड मार्शल में जाते हैं वो उनको ये ब्रीफ करते हैं कि हमारी आपसे ताल्लुकात डिफरेंट, हमारा आपसे कमर्शियल एक्टिविटीज भी है, हमारी आपसे टेक्सटाइल का ट्रेनिंग भी है, हम उसके अलावा आपसे वेपन इक्विपमेंट भी लेते हैं। लेकिन इस जब हमने उनको ये भी बताया कि देखें, वी आर विक्टिम ऑफ टेररिज्म, आपकी वजह से जब आप यहाँ पर आए हैं, जब से हमने 90,000 से 1 लाख हमारे फौजी सिविलियन शहीद हुए हैं, $1.5 बिलियन का हमने इकोनॉमिक लॉस किया है। आप जाते $7 बिलियन का वेपन हमने छोड़ गए जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है।
So they are now planning even to give Pakistan APC-90 and fighting capability improve करने के लिए। ठीक है, ये बहुत ठीक बड़ी है, shift है, ठीक बहुत बड़ी change है, है। ठीक है ब्रिगेड साहब, खिलदास साहब की तरफ जाएंगे। खिलदास साहब, क्या लगता है कि जो इस वक्त सिचुएशन क्रिएट हो रही है, हमने बेहतरीन एक मुआहदे किए हैं जिसके अंदर तकरीबन कह सकते हैं कि 9 अरब डॉलर के मुआहदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ से करके वापस लौटे हैं, तो जो अमेरिका है वो भी तो सारी की सारी सूरत हाल देख रहा है। पाकिस्तान की कुर्बतें हमेशा चाइना के साथ रही हैं, वो मजीद बढ़ेंगी, लेकिन हमारे सिपा सलार जो हैं वो जाते हैं वहाँ पर जो है मामलात को बेहतर करते हैं, तो मसाइल का तो सामना रहेगा। तो फिर क्या तैयारी लगती है, हुकूमत इस तमाम के तमाम आफ्टर शॉक्स को बर्दाश्त करेगी? बहुत शुक्रिया। देखें, चाइना से हमारे पुराने रवाबित हैं और चाइना हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हमारे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो है इंतहाई गहरे हैं। और आपको याद होगा 2014 में भी सीपेक का जो आगाज़ हुआ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए एक बड़ा मंसूबा था और ये एक सरमायाकारी थी जो चाइना ने पाकिस्तान में की। जो सवाल आपका है अमेरिका के हवाले से, देखें जो भी मुल्क होता है वो जब उसकी ख़ारजा पॉलिसी वो बनाता है वो अपने मफादात को पहले उनकी तरजीह होती है। और मगर आपने जो 10 मई के बाद जो पाकिस्तान है, मैं समझता हूँ ये नया पाकिस्तान जन्म लिया है जो हमें अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ कामयाबी हुई और हमारी सलाहियतों को, हमारी अफवाज की सलाहियतों को हमने जो दिफा में कामयाबी हासिल की है। तो इस खारजा पॉलिसी में भी जो आज पाकिस्तान जिस मुकाम पे खड़ा है उसका नतीजा है। और अमेरिका से हमारे अच्छे ताल्लुकात हमेशा रहे और अगर कोई ऐसी कमी पेशी हुई तो मैं समझता हूँ जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का जो इस जंग के बाद जो पाकिस्तान की तरफ जो बड़ा अच्छा मुस्बत रवैया है, उससे पहले फरवरी में आपको याद होगा एक हमने जो हारिस साहब ने कहा, आपने इंट्रो में कहा हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती है, मगर हमने दहशतगर्दों को जो है हमने उसमें पाकिस्तान ने कीमत अदा की है दहशतगर्दी के खिलाफ। और फरवरी में एक दहशतगर्द को भी पाकिस्तान ने अमेरिका के हवाले किया था। तो ये एक स्ट्रेटजी है। हम सब चाहते हैं कि इस खित्ते से, दुनिया से दहशतगर्दी के खिलाफ सब हम एक है कि हम इसको शिकस्त दें और उसमें पाकिस्तान तो लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर भी तो चेंज होता दिखाई दे रहा है ना खिलदास साहब। मॉस्को से आफ्टर शॉक यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकते हैं क्योंकि ट्रंप हमेशा गैर मुतवक्के शख्सियत रहे हैं। उनके वहाँ पे उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी कहती है, वहाँ के रहनुमा भी कहते हैं। तो अगर हमारे मॉस्को के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ते हैं, हमारी बातचीत होती है, तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ से भी दिल बदलेगा और फिर आंखें निकलेंगी। नहीं, मैंने कहा ना, हर मुल्क अपनी जब पॉलिसी बनाता है वो अपने मुफादात को पहले तरजीह देता है। और आपने ट्रंप जब पहले था, उसके बाद बाइडन आए, जो पाकिस्तान के हवाले से उनकी पॉलिसी थी, तो हर मुल्क की कंटिन्यूटी होती है, हर अपने हिसाब से चलाते हैं। मगर इस वक्त जहां पाकिस्तान ने ये जो मार्का हक में कामयाबी हो या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार है, तो पाकिस्तान एक अहम इस खित्ते में अपनी हैसियत रखता है। पाकिस्तान मैं समझता हूँ अमेरिका जो है, जो जिस तरह वो झुकाव है, अमेरिका भी पाकिस्तान में सरमायाकारी चाहता है। हमारे दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात है, हम किसी से कर्जा लेने ना चाइना से जा रहे हैं ना हम अमेरिका से लेते। हम चाइना भी पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहा है, अमेरिका भी पाकिस्तान से सरमायाकारी, और हम जो है ताल्लुकात अपने बढ़ा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता, पाकिस्तान बड़ा बैलेंस। और जो आपने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, मैं तो ये क्रेडिट देता हूँ कि ये जो सिविलियन और अस्करी क़यादत की जो कोशिशें हैं दोनों ने मिलके, आपको याद होगा जब फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल आसिम मुनीर जब अमेरिका में थे, तो हमारे डिप्टी वजीर आज़म, वजीर खारजा उस वक्त चाइना में थे। तो ये जो पाकिस्तान ने खारजा पॉलिसी में कामयाबी हासिल की है, या जो 2022 में जहाँ पे हम खड़े थे, आज आप पाकिस्तान की जानिब से
बिल्कुल, ये शहबाज डिप्लोमेसी का कमाल है, ये फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की कोशिशों का कमाल है। लेकिन खेलता साहब कोई ना कोई तो गारंटी सर, कोई ना कोई तो गारंटी हुई होगी ना, इतनी लैंडमार्क और रिजर्व पे बातचीत होना, फिर उसके बाद उसके ऊपर डील हो जाना और 2 दफा इनवाइट किसी और को करना ना कि वज़ीर आज़म का करना, तो फिर इसका मतलब है गारंटर तो फिर कोई और है ना, तो फिर डिप्लोमेसी भी उसी की हुई। मैं एक बात और आपको बता दूं, फील्ड मार्शल का जिस तरह अमेरिका में वेलकम हुआ है, उसी तरह उनको चाइना में भी वेलकम किया गया है। तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि उसकी जो खारजा पॉलिसी के हवाले से, और ये क्यों ना हो, जो जब लोग ये सवाल उठते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया, फील्ड मार्शल को बुलाया, मुझे बताएं कि मिलिट्री डिप्लोमेसी है सर, फिर ये भी कह दिया करें कि मिलिट्री डिप्लोमेसी। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं ये भी कह रहा हूं कि ये सेम पेज का भी कमाल है, मैं ये भी कह रहा हूं आपको। मगर देखें, आप मुझे ये बताएं, पेंटागन की पॉलिसी नहीं बनती, पेंटागन का खारजा पॉलिसी में रोल नहीं होता है, तो क्यों ना जीएचक्यू का रोल होना चाहिए? क्यों उसमें अगर फील्ड जो 2022 में हम तो डिफॉल्ट पे खड़े थे, तो हम ये मिलकर कोशिशें ना करते, हम ये मिलकर ये जंग ना जीतते, तो क्या हमें ये आज हम किस मुकाम पे होते? तो ये पहले हमारे लिए, सबके लिए, पाकिस्तान हमारी प्रायोरिटी है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली। तो इस पे मैं समझता हूँ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी हमारे हैं, अगर उनको इज्जत मिलती है तो ये पूरी कौम को इज्जत मिलती है। मैं समझता हूँ 25 करोड़ आवाम की इज्जत है, तो जहाँ पे वजीर आजम का रोल जाएगा वहाँ वजीर आजम भी मौजूद होंगे, जहाँ डिप्टी वजीर आजम, वजीर खारजा का रोल है, वो भी अपना काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो जंग के कामयाबी के बाद फील्ड मार्शल को अमेरिका हो, चाइना हो, दुनिया भर से जो उसको सलाहियतों का, हमारी अफवाज की सलाहियतों का, हमारी कामयाबियों का जहाँ वेलकम किया जा रहा है, तो ये फख्र की बात है हमारे लिए। ठीक है, ये फख्र की बात है, सवाल उठाने की कोई बात नहीं है। मीडिया में समझता हूँ इस पे सवाल उठाने के बजाय हम इसको, ये पाकिस्तान का जो नया चेहरा है, ये जो पाकिस्तान का नया जन्म है, सर हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं ना सर, हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं जो उन्होंने किरदार अदा किया है सर। ठीक है, अभी वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर सैलाब की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक। सैलाब की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। शैला साहब, जो सैलाब है, पानी है, वो सिंध की तरफ बढ़ रहा है, तो सिंध की क्या तैयारियां हैं? और इस वक्त जो शर्जील इनाम मेमन साहब हैं, उन्होंने कहा कि हमने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, लेकिन हमने 2022 में भी देखा था, तब भी कहा गया था कि तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन नुकसान का सामना करना पड़ा था। हाँ, लेकिन जानी नुकसानात नहीं हुए थे। और जाहिर है कि एक कच्चा होता है, जो भी ज़राई ममालिक होते हैं उसमें एक कच्चा होता है, और वहाँ पे किसान रहते हैं और वहाँ पे वो अपनी सारी चीज़ों को देखते हैं। और अब हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये हुआ है, पूरे पाकिस्तान में बहुत बढ़ती हुई आबादी, गुर्बत और ये सब, तो लोगों ने जो बरसों से बारिशें नहीं हो रही थी, क्लाइमेट चेंज था कि बारिशें ही नहीं होती थी, और तो लोगों ने ये किया कि राइट और लेफ्ट बैंक पे बैठ गए, शहरों में नालों पे बैठ गए और उन पे बिल्डिंग्स बन गई। लेकिन बहरहाल एक तुर्की की सेइंग है कि दरिया एक नागन है और बड़े बड़े पत्थर जो हैं उसके अंडे हैं जिन्हें वो देखने जरूर आता है। बिल्कुल। तो बहरहाल अब ये क्लाइमेट चेंज है और वो इतना ज्यादा सैलाब है कि भारत, जिसमें 30 से ज्यादा जो है बड़े बड़े डैम है, इंदिरा लेक भी उन्होंने बनाई है, लेकिन उनसे भी सैलाब नहीं संभल रहा, और उनके कितने डैम जो हैं उनमें मसाइल आए हैं। तो ये होता है, और ये जो कुदरती आफत होती है उससे एक, लेकिन शैला साहब, ये कह देना कि ये कुदरती आफत है, इसमें हमारी अपनी भी तो नालायकी कहीं ना कहीं है ना। हम खुद भी जिक्र कर दिया, उसका मैंने जिक्र कर दिया। देखिए, अब पंजनत के बाद तकरीबन 16 किलोमीटर कोट मिठन पे जाकर इन 5 दरियाओं में जब दरियाए सिंध मिलेगा, तो एक तो पंजनत पे हमें क्वांटम का अंदाजा होगा, और फिर जब दरियाए उसमें हो जाएगा हमें, तो दरियाए सिंध जब वहां पे होगा तो जाहिर है कि जो होगा, फिर बारिश की भी फोरकास्ट है कि 7 तारीख से पूरे मुल्क में शदीद बारिशें हैं, 10वां स्पेल है। तो जो हुकूमतें कर सकती हैं वो हुकूमतों ने किया है, इवैक्यूएट कराया होगा लोगों को, यकीनन रेस्क्यू सेंटर डिक्लेयर किए होंगे, उनमें राशन पहुंचाया होगा, अब तक लोगों को
ठीक है, शाला साहब आपका पॉइंट आ गया। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा कि जो भी आफत होती है पाक फौज सबसे पहले होती है, चाहे वो हिमालय के पहाड़ हों, चाहे वो ज़मीन ये सहरा हो, वहाँ पर हर जगह पर पाक फौज मौजूद होती है। सिंध के अंदर भी इस वक्त रेंजर और पाक फौज के एहलकार जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। तो क्या समझते हैं कि इस वक्त हम इस कंडीशन में हैं जब पंजाब के अंदर से सैलाब तबाहकारियाँ फैलाता हुआ सिंध पहुँचेगा तो वहाँ पर जो है इस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा, कम से कम नुकसान होगा? लेकिन एक तो बात यह है कि 2022 में फ्लड्स आए थे ना, दे हैड अनप्रेसिडेंटेड वेरी हैवी रेन्स, और उस रेन से भी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। शैलजा साहिबा हैं, उनको क्योंकि उस वक्त मौजूद थी, उनको सारी टेल पता है। उससे लोगों को शिफ्टिंग करने में, निकालने में, उनके पास शेल्टर देने में बहुत प्रॉब्लम थी, और अल्लाह का शुक्र है कि इस दफा वो उस तरह की रेंज एक्सपेक्टेड नहीं है। नंबर 2, हमें अब इस वक्त सिंध को बहुत टाइम मिल गया है। अभी भी आपके पास 4, 5, 6 दिन है, उसके बाद आके कहीं जब ये जाके गुजरू से निकलता है पानी तो फिर हमें परेशानी होगी। लेकिन उससे पहले हुकूमत सिंध ने मेरे ख्याल में इस दफा बहुत प्लानिंग की है। काफी बुजुर्ग गए हैं, खुद गए हुए हैं, लोगों को जितनी साइली पट्टी हैं, जितने दरिया के किनारे लोग रहे, उनको काफी शिफ्ट करवा लिया है ताकि वो अपने मौके के ऊपर बंद के ऊपर आ जाएं, वहां चले जाएं, अपने को सेफ जगह पे चले जाएं, रिलेटिव्स के पास चले जाएं। वो काफी हद तक हो गया। और आई फील कि जिस तरीके से पानी पीछे से आ रहा है, वहां इतने बांध तोड़ दिए गए हैं कि पानी बड़ा स्प्रेड आउट हो गया। टेपर जब तक ये पहुंचेगा पंजत में तो ये काफी टेपर डाउन हो गया होगा, इसकी जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, क्यूसिक लेवल कम हो गया होगा। तो आई थिंक जो मैंने जर्नी एक्सपर्ट से ये पूछा कि यहाँ पर पानी 8-9 लाख क्यूसिक से ऊपर नहीं है, जो कि हमारे यहाँ के रेगुलेटर जो है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन पूरी तैयारी होनी चाहिए, और खास तौर पे लोगों के मवेशी और लोग अवाम को जरूर सेफ जगह पर शिफ्ट कर देना चाहिए। उस वक्त अचानक पानी आता है तो जो नुकसान लोगों को होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। ये हर डिप्टी कमिश्नर की अपने एरिया में प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सेकंड ये कि देखिए मुसल्लह फौज, चाहे आप गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, आप उसके बाद कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें, एवरीवेयर फौज होती है, फौज हर क्लेमिटी में साथ होती है। इसलिए फौज के मुतालिक बात करना और ट्रोलिंग करना, आई थिंक ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। आपके सामने भी 2 हेलीकॉप्टर हमारे क्रैश हुए हैं, बिल्कुल, एंड दे वर आल्सो ऑन द कॉल ऑफ देयर ड्यूटी, जिसके ऊपर लगे हुए एग्जैक्टली, और बहुत मेहनत कर रहे हैं। चाहे उनके इंजीनियर से देख लें, ब्रिज बना के जो सड़क ब्रिज टूटते हैं उनको रास्ता कायम करते हैं, फिर आपको रिलीफ ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन सब कर रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस दफा सिंध में बेहतर अरेंजमेंट है, बेहतर तरीके से कंट्रोल कर, यानी कि बेहतर रिस्पांस दिया जाएगा सिंध हुकूमत की जानिब से, ताकि लोगों को बेहतर जो है सहूलियात भी फराम की जाए। खेलदा साहब आपकी तरफ आऊँगा, क्या लगता है बिलावल भुट्टो जरदारी भी आजकल पंजाब के अंदर मौजूद हैं, कसूर का दौरा किया है, वो मुतरफ रहे हैं मरियम नवाज के जिस तरीके से सहूलियात फराहम की गई हैं, तो क्या कहेंगे? देखें, बिल्कुल बिलावल भुट्टो साहब कसूर में गए हैं, अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे पीपल्स पार्टी के जो मुकामी जो क़यादत है वो भी मौजूद थी, और ये हम सब का पाकिस्तान है। मुसीबत की घड़ी में जो भी लीडरशिप होती है, उनका ये काम है कि लोगों से जाकर उनसे मिलें और सूरत हाल से जायज़ा लें। पार्टी के चेयरमैन भी है, तो जिस तरह मैं समझता हूँ वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा ने जिस तरह इस फ्लड में काम किया है, जो जितनी तेज़ी से पानी आया है पाकिस्तान में, जितनी तेज़ी से दाखिल हुआ, उन्होंने पंजाब हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि पहले मरहले में किसी भी कीमती जानों का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान बचाया जाए। और जो आपने KPK में देखा, हमारे 500 से ज़्यादा लोग 1-2 दिन में जो है उनको कीमती जानों का नुकसान उठाना पड़ा, और ये बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का, KPK के सूबे का। तो इसी तरह पंजाब में कोशिश की गई और लोगों को बचाया गया, जो लोगों को निकाला गया, और लोगों के माल मवेशियों को महफूज जगहों पे कोशिशें की गई। अब रिलीफ का काम हो रहा है, कैंप्स में लोग मौजूद हैं, लाखों लोग जो हैं बेघर हुए हैं, लाखों लोगों की जो इस वक्त कैंपों में खुद मौजूद है, उनके माल मवेशी और उनके घरों को नुकसान हुआ है। तो उनको जो रिलीफ, फौरी रिलीफ जो इस वक्त है, राशन पहुँचाना, वो खुद मरियम नवाज साहबा हर डिस्ट्रिक्ट में वो जा रही है, जहाँ जहाँ पे मुतासरीन मौजूद है वो खुद मौजूद है। पूरी पंजाब हुकूमत, हमारे वज़रा, वफाकी वज़रा, सब ने मिलकर कोशिश की है। पीपल्स पार्टी के जो हमारे साथी हैं या बाकी जमातें हैं, सिवाय PTI के, जो हमें नज़र कहीं नहीं आती, कहते हैं कि कौम हमारे साथ है, मगर कौम अगर
तकलीफ़ में, मुसीबत में, और वो ये इस्लामाबाद में तमाशे लगा रहे हैं, उनका क्योंकि ताल्लुक़ नहीं है अवाम के मसाइल से, उनको कोई फ़िक्र नहीं है कि क्या हो रहा है। मगर हुकूमत की ज़िम्मेवारी जो है, पंजाब हुकूमत की हो या वफाकी हुकूमत की, हम सब मिलकर उसको पूरा कर रहे हैं। और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि आवाम को नुकसान से बचाया जाए, जो उनका नुकसान हुआ है उनको रिलीफ दिया जाए। तो मैं समझता हूँ वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा की कारकर्दगी जो है या सलाहियतें हैं, जो उन्होंने कुछ काम किया है, जो कितने भी बड़े मुखालफिन हो, ये तो पीपल्स पार्टी तो हमारे फिर भी सपोर्ट करती है, वफाक में हमारे साथ है, तो पंजाब में भी उनकी सपोर्ट है हुकूमत को, मगर जो बाकी जमातें हैं वो भी इसकी एतराफ़ करते हैं कि मरियम नवाज़ साहबा ने काम, ये फ़र्ज़ है, किसी पे एहसान नहीं है। मैं समझता हूँ यही वक्त होता है, उसी में लीडरशिप का पता लगता है, उसी में हुकूमतों की कारकर्दगी लगता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। सिंध से भी जो पानी, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा, हमारे पास वक्त है, सिंध हुकूमत भी कोशिश कर रही है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। शाला साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर हैं, एक सूबे के वो वज़ीर आला भी हैं, वो कहते हैं कि कालाबाग डैम बनना चाहिए, चाहे उनकी पार्टी ने उस पर कहा है कि उनकी ज़ाती राय है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कोई अब मुज़ाकरात कर लेने चाहिए, बातचीत हो जानी चाहिए, ताकि हर साल हम देखते हैं कि सिंध भी डूबता है, पंजाब भी डूबता है, KP के भी डूबता है, तो कहीं ना कहीं गरीब का जो है, जो पहले उसका नुकसान हुआ है उसका इजाला हो जाए, तमाम जमातें बैठ जाएँ, अपना जो पार्टी बयानिया है उसको एक साइड पर रख दिया जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मखदूम महबूब जमान जो हैं वो KP भी गए थे 15 ट्रक लेकर अजनास के और सबके, और मरियम साहिबा कर रही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। मैंने कहा कि एक हुकूमत भी मिलके नहीं कर सकती, तो जो जहाँ पे काम कर सकता है जा सकता है, दाद रसी कर सकता है, जाना चाहिए। सब हमारे ही लोग हैं, जब हम दूसरे मुल्कों में भिजवाते हैं डिजास्टर के वक्त, तो ये भी हमारे। तो दूसरी बात ये है कि देखिए, ये जो मैंने आपसे कहा कि 33 से ज्यादा डैम हैं, डैम जो हैं वो हमारे पाकिस्तान में कभी भी इतना पानी नहीं आया कि डैम में रिजर्व हो। सिर्फ 15 दिन तक हम कर सकते हैं, और ये कभी वो 1 से 2 दफा हुआ है 15 से 18 दिन। और ये जो भारत के जरिए आया है, ये जिस रास्ते में है, ये सारा फील्ड है, इसमें कहीं डैम नहीं बन सकता। और ये जो बुनेर और सवार, इधर भी कहीं डैम नहीं बन सकता। हमारे पास जो है दयामीर भाषा और मुंडा डैम, ये हैं, इन पे कब से काम हो रहा है। और खैर PTI वाले तो ये क्रेडिट लेते हैं, बहुत सारे लोगों को अब आदत हो गई है कहने की कि सबसे पहले पाकिस्तान में हमने किया है हमारे, लेकिन उसमें भी अगर वो देखें तो उन्होंने ये तख्ती लगाई थी कि उसकी तौसी के काम में जो है। तो ये डैम बनाना कोई आसान नहीं है। दुनिया में बड़े डैम जो हैं वो फेल होते जा रहे हैं और छोटे डैम बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें सिल्ट आती है और कुछ अरसे बाद वो बेकार हो जाता है। और पाकिस्तान में तो अब 18वीं तरमीम के बाद छोटे डैम जो हैं वो सूबाई जो है वो सब्जेक्ट हैं, और हमने सिंध में बनाए हैं। ठीक है, सूबाई खुद मुख्तारी है कि वो डैम बनाए ना बनाए। अब ब्रिगेडियर साहब आपके मौजूद हैं, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरीके डैम हमने थर में बनाया है, और दरावट डैम बनाया है, थद्दू डैम, इस तरह के काफी डैम छोटे छोटे सबसे ज्यादा सिंध ने बनाए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से शाला साहब ने कहा है कि छोटे छोटे डैम बना लेने चाहिए, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान इस मुश्किल से निकल सकता है आने वाले अरसे के अंदर? क्योंकि अगले साल ये भी कहा गया कि मजीद बारिशें हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं है और हम हर साल 30 से 40 अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। देखिए, आपको डैम्स का मैं बताऊं, पाकिस्तान ने बहुत कम बनाए हैं। जापान में जो है 3000 डैम बने हुए, छोटे और बड़े। ठीक है। इंडिया में 5700 डैम बने हुए हैं, और चाइना में 24000 डैम और ये रिजर्वायर बने हुए हैं। और हमने कोई इसमें तरक्की नहीं की है। बिल्कुल सिंध में छोटे से बने रिजर्वायर डैम बने हैं, टोटल 33 से 40 है। यू नीड टू वर्क। हम हर साल बहुत प्रॉब्लम पाकिस्तान की है। आज ये इंसिडेंट हुआ, 1 महीने के बाद फ्लड उतर जाएगा, सब भूल जाएंगे। दिस इज द टाइम वी शुड मेक अ प्लेज, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और फेडरल को और प्रोविंसेस को। जी, हमने इस साल, आप 2 साल के लिए जो डेवलपमेंट फंड्स हैं, जो आप हर सूबे में और फेडरल गवर्नमेंट के मेरे ख्याल में 13-1400 अरब के फंड होते हैं, डेवलपमेंट फंड। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के फंड हैं वो तो ठीक है, वो प्रोजेक्ट चलाते रहे। नए प्रोजेक्ट्स आपके सिर्फ इस वक्त डैम्स और रिजर्वायर्स के होने चाहिए।
छोड़ दें सड़कें बनानी, कोई बात नहीं, एमएनए एमपीज को पैसा देना बंद कर दें। डू दिस, इट्स अ नेशनल कॉज। ये मीठा पानी हर डिस्ट्रिक्ट जमीन लेवल पे बना लें। आपको जब ड्राउट का सीजन होता है उसको बचा कर देंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया है। खेलदा साहब, आप ब्रिगेडियर साहब की बात से सहमत है जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि सड़कें फिल वक्त के लिए छोड़ दें, जो असल मसला है उसकी तरफ आ जाते हैं? देखें, ब्रिगेडियर साहब भी बात दुरुस्त कर रहे हैं, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। आपको मैं ये भी बताऊँ कि आपके तवज्जुह से कि 2 माह पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक आला सतही इजलास किया था वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जिसमें चारों वज़रा आला जीबी और आज़ाद कश्मीर की क़यादत भी मौजूद थी और तमाम लीडरशिप उसमें मौजूद थी। उसमें ये फ़ैसला किया गया था कि हमें जो मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस है या पानी के जो शार्टेज हैं या जो बात थी आबी जारियत जो हुई उसके बाद जो सूरत-ए-हाल थी कि इस पे हम एक इत्तफाक राय से हमें अब फ़ैसले करने होंगे। और वज़ीर-ए-आज़म साहब आज ही सुबह पहुँचे हैं, इंशाअल्लाह वो एक दफ़ा फिर उस मीटिंग के तसलसल में एक इजलास होगा। और अब हमारे पास वक्त नहीं है कि कब तक हम इस तरह हर 2 साल बाद, हर 3 साल बाद ये तबाहियाँ देखेंगे। तो उसके लिए हमें इत्तफाक राय से मंसूबे करने होंगे, हमें पॉलिसी बनानी होगी, हमें मौसमियात की तब्दीली से निपटने के लिए जो चैलेंजेस है उसको निपटना। मैं समझता हूँ पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, तो ये एक कौमी पॉलिसी मसला बन चुका है। इस पर तमाम लोगों को मिलकर पॉलिसी बनानी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे जो मेहमान थे। दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है और पाकिस्तान भी उसी के अंदर है। देखना यह है कि पाकिस्तान खुद को किस तरीके से अलाइन करता है। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।